हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। आज फिर मैं आप सबके लिए एक नई जो सीरीज है वो लेके आया हूं और इसमें आज मेरे साथ हैं रजत जटाना जो पीपीएससी में रैंक 1 रहा है। और इसको स्पेशल आज इनवाइट करा गया है कि जैसे सारे बच्चों को पता है कि अभी रिसेंटली पीपीएससी ने जो है 39 वैकेंसीज भी अनाउंस करी हैं एसडी के लिए। सो मेरी ये कोशिश है इस सेशन के थ्रू कि हम रजत की जो सक्सेस थी उसके जो फुटप्रिंट्स थे उनको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो बहुत ज़्यादा कीन थे, जिनके मन में क्वेरीज हैं, जो सिंसियर कैंडिडेट हैं, जिनको ये लगता है कि अगर हमारे को कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी पता चल जाए, उस स्ट्रेटेजी के आधार पे जो है वो भी जो है रजत की तरह जो है एक अच्छा रैंक जो है वो लेके आए और अपना जो सपना है पंजाब स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं पे भी अच्छे डिपार्टमेंट में गेजेटेड ऑफिसर की पोजीशन पे जो है एज ए रिक्रूट होना। सो रजत, वेलकम टू यू। सो रजत, सबसे पहले मेरे को ये थोड़ा बच्चों को बताइए कि आपने बीटेक जो है या डिप्लोमा कब करा और उसके बाद कैसे आप पीपीएससी में एंटर हुए, किस तरह से प्रिपरेशन को आपने स्टार्ट करा। मैं सर, मेरा नाम रजत जटाना। मैं 2017 पास आउट हूँ सीसीईटी से। और मेरी प्रिपरेशन कह लो कि ऑलमोस्ट आफ्टर कॉलेज ही स्टार्ट हुई है। 2019 तक कह लो कि सिलेबस कंप्लीट हो गया था और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे थे मैं प्रिपेयर करके दे रहा था एंड उसी दौरान ही पीपीएससी कर दिया। ओके। सो रजत, क्या रहता है कि जैसे प्रिपरेशन करा, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक मोटिवेशन की बात होती है कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। जैसे आप सीसीटी से पढ़े हैं तो वहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट का रुझान ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। तो आपका रुझान जो है गवर्नमेंट की तरफ किस तरह से रहा। सर, मेरे जो फ्रेंड सर्कल था, फ्रेंड्स का कह लो, उसमें काफ़ी रोल रहा है। तो प्रिपरेशन इकट्ठे शुरू करी थी, तो उन्हीं के साथ बस प्रिपेयर करते करते इस साइड आ गए। वैसे कुछ पहले से सच नहीं सोचा हुआ था। ओके। तो सो फिर जब प्रिपरेशन आपने करनी स्टार्ट करी तो फिर आपने पूरा रिग्रेसली प्रॉपर अपना टाइम दिया और फिर उसमें जो है पूरा हो गया। क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है, जैसे रजत ने बताया कि जो फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे थे, इसने देखा कि साथ में चलो मैं भी तैयारी करना शुरू कर देता हूँ। बट वंस ही स्टार्टेड तो इसको ये समझ आ गया कि भाई इसमें एक अच्छा करियर मिल सकता है, तो इसने अपना 100% जो है उसमें डिवोट कर दिया। सो अगर आप भी बाय चॉइस और बाय चांस अगर आप इस कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो गेट का कंपटीशन है, चाहे वो ईएससी का है, चाहे स्टेट लेवल के एसडीओ एग्जाम है, जेई एग्जाम है, अगर उनके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं चाहे बाय चांस और बाय चॉइस, तो आप एक बात ध्यान में रखें कि अगर आप एक बार एंटर कर गए तो आपको 100% अपना डिवोट करें, सो इट तो ही एक अच्छा रैंक जो है वो आप लेके आ सकते हैं। सो रजत जो है, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, तो उन स्टूडेंट से क्वेश्चंस लेने से पहले सुशांत सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो थोड़ी सर से भी हम गाइडेंस लेते हैं। तो इन स्टूडेंट्स के कुछ कॉमन डाउट्स हैं, जैसे कि आपने कितने दिन में कितने आवर्स आप पढ़ते थे, सिलेबस आपने कैसे स्टार्ट करा। तो ये कॉमन जो क्वेश्चन जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में भी रहते हैं। सो बहुत सारे कुछ मैं चाहूँगा कि बच्चों के जो डाउट्स हैं वो भी आप सेशन सर के बाद थोड़े क्लियर कर दें जो बच्चों के हैं। सो सुशांत सर प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल रजत, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इस सक्सेस के लिए। और देखिए, मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं सक्सेस आपको मिलेगी, बस आपको थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। समय दोगे, सिलेबस पढ़ोगे, चीजें एक बार आपको याद हो जाएगी। टाइम थोड़ा लगेगा, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, बट चीजों को एक बार पढ़ लोगे। जैसे रजत ने बोला कि उन्होंने एक बार सिलेबस कर लिया, उसके बाद थोड़ा टाइम लगा, एग्जाम्स आते रहेंगे, आप उन एग्जाम्स को देते रहिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। हाँ, बट 1 साल आपको ये करना है कि आप बहुत सिंसियरली सिलेबस को पढ़े। ऐसा ना करें कि हम आधे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, आधे छोड़ देते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक पंजाब का एग्जाम है, तो उसके लिए कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के चले जाएंगे। फिर जब हरियाणा में कोई एग्जाम आएगा या कोई एसएससी जेईई आएगा, तो उसके लिए बोलेंगे कि हम कुछ सब्जेक्ट। तो ऐसा मत कीजिए। एक बार आप पूरा का पूरा सिलेबस रेडी कर लीजिए अपना। उसके बाद जितने भी आपके एग्जाम निकलते रहेंगे, सेंट्रल लेवल पे निकले या आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहां पे निकले, आप उस एग्जाम को देते रहिए। तो मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी रजत से सवाल पूछे, और रजत अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने से होगा कि आपको एक सीखने के लिए मिलेगी। क्या होता है, एक जब किसी को एक सक्सेस मिलती है तो उसकी स्टोरी से भी हम सीख सकते हैं कि उसने किस तरीके से तैयारी की थी या उसने अपने पॉइंट्स को कैसे रखा था कि वो उस पॉइंट तक पहुंच सके। ठीक है, तो मैं चाहूंगा सारे स्टूडेंट्स एक बार रजत से
आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने क्वेरी पूछ सकते हैं और अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर? सो थैंक यू वेरी मच सुशांत सर, आपने बहुत गंभीरता से बच्चों को बताया है कि कैसे आप अगर एक बार प्रॉपर डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका सिलेक्शन अश्योर हो जाता है। सो आपको सबसे पहले तो रजत की पर्सनैलिटी सीखना चाहिए कि देखो ये कितना शांत है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रिपेयर करना शुरू करते हैं और एक दो दिन में जो कंसेप्ट सीख लेते हैं उसी से वो उछलना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है कि शायद हमारे से इंटेलिजेंट बंदा कोई नहीं है। सो मैं ये चाहूंगा कि आप सिर्फ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी नहीं, इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, इसका जो ऑरा है, उसको भी आप अडॉप्ट करें सो डैट, क्योंकि क्या होता है कि सारी चीजें जो हैं वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी तो ही आप इसके फुटप्रिंट्स पे जो है वो चल पाएंगे। जरा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और अभी जो स्टूडेंट्स जहां प्रेजेंट हैं उनके हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन। हेलो सर। सर मैं ना आपसे ये पूछना चाहता था कि आपने जब एग्ज़ाम में बैठे आप, तो एग्ज़ाम में तो जैसे सारे सब्जेक्ट्स के इकट्ठे क्वेश्चन आएंगे, ये तो नहीं है कि एक एक करके आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो आपने क्या अप्रोच रखी थी उसको कि कैसे आपने अटेम्प्ट किए थे, मैं वो जानना चाहता था। कोई भी एग्ज़ाम हो जनरलाइज पंजाब का नहीं रखते। जो मैं फॉलो करता था वो ऐसा थी कि क्वेश्चन पेपर जब आ गया तो मैं 3 गोज़ में जाता था। फर्स्ट गोज़ में जो देखते ही हो गए आंसर्स टिक हो गए वो निकाल दो, 30-35% निकल जाएगा। सेकंड गो में जो तुम्हें लग रहा है टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और आते हैं वो निकाल दो। थर्ड गो में जो लेंदी क्वेश्चंस हो गए और जो तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा सोच के या मतलब हो जाएगा वो निकाल दो और वहीं ब्लॉक कर देना पेपर। उसके बाद मतलब अगर नहीं आता तो मतलब नहीं आता, उसके बाद नेगेटिव में चले जाना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि वो चाहते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम करें, बट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो इनमें मेनली ये फोकस होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन, कम टाइम में ज़्यादा सही क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करें, टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड करें। सबसे पहले 50% टाइम को डिवोट करें, 50% में फर्स्ट गो कंप्लीट कर लें पूरा का पूरा। अगले 25% जो टाइम बच रहा है उसमें जो है दोबारा से एक गो खत्म हो, लास्ट 25% में दोबारा से एक गो खत्म हो। तो जो रजत ने बताया कि 3 राउंड में कवर होना चाहिए, तो पेपर एक्चुअल में 3 राउंड में कवर होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये जो एग्जाम है वो सिर्फ जिस दिन फाइनल एग्जाम में जाके बैठेंगे उस दिन 3 गो होने चाहिए। जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप 10 क्वेश्चन का पेपर करते हैं, क्लासरूम टेस्ट करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट करते हैं, जो भी टाइम पीरियड आपको अवेलेबल है उसको 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर दीजिए, 50%, 25%, 25% में। और पहले दिन से हैबिट बना लो कि इसी हैबिट को फॉलो करते हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, तो ही आप लास्ट तक जो है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ही हमें करने होते हैं वहां तक पहुंच पाएंगे। मोस्ट ऑफ द केस में स्टूडेंट सर यही प्रॉब्लम होती है कि वो लास्ट क्वेश्चन तक ही नहीं पहुंच पाते हैं और घर पे आगे जब देखते हैं तो वो उनको लगता है ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था, ये तो मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया। ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान रखें कि टाइम प्रेशर जो हैंडलिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, कि टाइम मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया तो एग्जाम में सक्सेस आप 100% ले पाएंगे। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर मेरे सर 2 क्वेश्चन हैं। सर पहला क्वेश्चन है सर, आपने टेस्ट सीरीज सर आपने कब से ज्वाइन करनी शुरू कर दी थी और कौन से मतलब महीने तक हमें मतलब अपनी प्रिपरेशन पूरी करने के बाद टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, और सर आपका माइंडसेट क्या था जब आपने शुरू करी थी अपनी टेस्ट सीरीज? ऐसा है कि जब सिलेबस कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी होते हैं। तो वेट मत करना कि बाद में लगाऊंगा, जब सिलेबस कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए, टेस्ट लगा डालो। ऐसे करते करते टेस्ट सीरीज़ भी लगती रहेगी, सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा, और एक बार कंप्लीट हो गया तो फुल लेंथ टेस्ट तो पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओ, बेनिफिशियल रहेगा। सो टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो मेरे को लगता है कि उसके साथ रजत आप एनालिसिस भी बनाते हैं टेस्ट के अपने? एनालिसिस सर ऐसा है कि अगर टेस्ट देने में मान लो 3 घंटे लगे हैं तो उसको एनालाइज करने में अराउंड 4 से 5 घंटे का टाइम चाहिए। वो कई लोग ऐसा करते हैं 3 घंटे का टेस्ट लगा के आधे घंटे में सिर्फ देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। मेरी अप्रोच वो नहीं थी, मैं 4 से 5 घंटे लग जाते थे पूरा अपनी गलतियों को देखने और रेक्टिफाई करने। वो चीज़ फिर दोबारा गलत हो। ओके, बिल्कुल सही रजत आपने बताया कि क्योंकि और भी जितने स्टूडेंट यहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो उनका भी यही कहना है कि जो टेस्ट है, टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस है।
कि अगर मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं तो भी आप देखें कि वैसे टॉपिक थे, कौन कौन से टॉपिक थे, अगर मार्क्स कम भी आते हैं तो डीमोरलाइज ना हो। अब ये देखें कि मेरा कौन सा वीकर सेक्शन है, तो वीकर सेक्शन को जानना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। तो मेरे को लगता है सुशांत सर इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा आपको डिटेल और में बता पाएंगे। देखिए, कभी भी टेस्ट देने से पीछे मत हटिए। क्यों मैं बोलूंगा, बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो इंतजार करते रहते हैं कि 2 सब्जेक्ट खत्म हो, 4 हो, 6 हो, तब टेस्ट चालू करेंगे। कभी ये चीज मत कीजिए। किसी भी टॉपर से अगर आप कभी मिलिएगा तो ये जरूर बोलते हैं कि आप टेस्ट हर दिन दीजिए या हर 2 दिन, हर 4 दिन पे दीजिए, क्योंकि टेस्ट देना जो है ना, वो आपकी आदत बनाता है ओरिजिनल एग्जाम के लिए। और एग्जाम देने से पहले उस एग्जाम की आदत लगाना बहुत जरूरी है, मैं ये मानता हूं। आपको बचपन से बताते क्या होगा, जब आपने जेई की तैयारी की होगी, किसी भी चीज की, कि एग्जाम देने से पहले उस एग्जाम की आदत लगाना। आपको बैठ के आपको क्यों पढ़ाया जाता है कि आप जब एग्जाम में बैठो, आपको टेस्ट सीरीज इसलिए दी जाती है कि आप जब एग्जाम में बैठो तो 3 घंटे आप फोकस रह सको। तो टेस्ट आप स्टार्टिंग से लगाना शुरू कीजिए। मैं सारी बच्चों को बोलता हूं, जैसे आपके कुछ टॉपिक खत्म हुए, भले आपको नहीं आ रहा है, बट आप बैठो, आप 1 घंटा वहां बैठे रहो, एक टेस्ट को चलने दो, उसके टाइमर को रोको मत। आप क्वेश्चन आगे से पीछे जाओ, पीछे से आगे जाओ, करते रहो। ऑप्शन रहता है उसमें, ऐसा तो नहीं कि एक बार एक क्वेश्चन खत्म हो गया तो आप आगे नहीं जा सकते। आप आगे से पीछे जाइए, पीछे से हो सकता है उसमें कोई ट्रिक लग जाए। एक ही क्वेश्चन को आधा घंटा दे दो। जब आपको मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन की टेस्ट है, आपको 9 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक ही क्वेश्चन को 1 घंटा दो, उसमें अलग अलग चीजें सीखो कि और इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीज आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस बनाएगी। जिस दिन आप 2 घंटे के एग्जाम में बैठोगे, आपको बोर नहीं होगा। मैंने तो ऐसी कहानियां सुनी, बहुत बच्चे तो 1 घंटे में बोर हो जाते हैं, बोलते सर हम पेपर दे रहे थे, 1 घंटे में हम बोर हो गए, ये चीजें बताइए। अब बच्चे ऐसे बोलते हैं अक्सर। तो ये बच्चों, टॉपर की ये निशानी नहीं है। जब आप किसी टॉपर से मिलोगे तो वो हमेशा ये बोलेगा कि मैंने दिन में 2-2 टेस्ट लगाए, 3-3 घंटे में बैठा रहा, मैंने उसकी एनालिसिस की, तभी जाके एक टॉपर बनता है। क्योंकि एग्जाम देने वाले 2 लाख बच्चे हैं। आज आपका एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आया है, एग्जाम के लिए 5 लाख बच्चे रेडी है, बट आपका कंपटीशन कभी उन 5 लाख में नहीं है। आपका कंपटीशन वो 20,000 30,000 बच्चे हैं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। उनको अपना कंपटीशन मानिए और तैयारी में लगिए। मैं वही बोलूंगा, और टेस्ट बिल्कुल दीजिए। भले नहीं आता है, आपके पास टीचर्स है, आपके इंस्टीट्यूट में जो भी है, आपके पास आपके फ्रेंड्स है, टीचर्स है, इनसे अच्छा आपको कोई नहीं समझा सकता। अगर मान लीजिए टीचर नहीं समझ, आपका फ्रेंड हो सकता है वो चीज आपको समझा दे, बट पूछने से पीछे मत हटिए। हम तो ये बोलेंगे सर, है कि नहीं? और अगर रजत भी आप पूछोगे तो रजत भी आपको यही सजेस्ट करेंगे, है कि नहीं रजत? बिल्कुल सर, जो आपने बात की है बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है इस टाइम पे और एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गई और नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में एग्जाम हो जाएगा, तो वो क्या प्रोसेस करे, मतलब कैसे उसको फॉलो अप करे, और लाइक कितनी होप है कि यू कैन क्लियर इट, अगर कोई लाइक जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और 3-4 महीने का टाइमलाइन है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहेगा। अप्रोच इसकी अगर रखोगे, टारगेट करके चल ही रहे हो, तो फोकस ज़्यादा क्वेश्चंस पर रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चले जाना। टाइप ऑफ एग्ज़ाम ज़रूर देख लेना कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर का लो, उस हिसाब से अपना एडजस्ट कर सकते हैं। और सो देखो, दो चीज़ें होती हैं, या तो डेज बढ़ाए जा सकते हैं या आवर्स बढ़ाए जा सकते हैं। अगर डेज ज़्यादा हैं तो आवर्स कम करके भी पॉसिबल है। तो अगर आपके पास डेज कम है तो फिर आवर्स ही बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये गोल है कि मेरे को जॉब लेनी है, एक तो है कि मेरे को फील्ड टू गुड के लिए कि प्रिपरेशन करनी है, मैं एक बार तैयारी करके देख लेता हूँ, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी। एक है कि नहीं यार, ये मेरे पास फुल एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी है, मेरे को इसको किसी हाथ में भी अपने हाथ से नहीं गंवाना। तो अगर मेरे को करना है तो देन फिर अपना 100% जो है डिवोट करो, तो 100% पेपर जो है वो निकलेगा ही निकलेगा आपका। ठीक है, सो इस पर ऐसी कोई बात में टेंशन नहीं रखनी है। थोड़ा टाइम ज़्यादा करो, जैसे रजत ने बताया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फोकस करो और ये जान लो उसमें से कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं और फ्रिक्वेंटली कौन से टॉपिक्स हैं, तो उन एवरेज टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ो जो है, तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रजत हम लेते हैं। सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि भी जो डेली टाइम मैनेजमेंट है वो कैसे करें, और दूसरा कि भी आपने मतलब जो मटेरियल यूज़ किया था प्रिपरेशन के लिए, वो आपने मतलब कौन सा किया था, मतलब जिस पे भी पूरा भरोसा था आपको। टाइम मैनेजमेंट कैसे है कि नंबर ऑफ आवर्स सबके पास सेम है, नंबर ऑफ डेज डिवाइड कर लो। लाइक संडे रख लो कि मेरे को टेस्ट ही लगाने हैं, बाकी वीक के जो डेज हैं वो भी तुम ऐसे डिवाइड कर सकते हो।
उसमें भी टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर लो। मेरे को आधा घंटा एप्टी प्रैक्टिस करनी है और दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट रख लेना। जितने हमारी सीटिंग बन सकती है मैक्सिमम उसके हिसाब से डिवाइड करके टाइम मैनेजमेंट तो ऐसे हो जाएगा। और बाकी जो सिलेबस है वो आई थिंक नोट्स सफिशिएंट रहते हैं। कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, कहीं से पढ़ लो। जो नोट्स में कॉन्सेप्ट है वो मोर देन इनफ है, उसके बाद सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस। एसडीओ के लिए जो प्रीवियस ईयर एसएससी जेई दे भी मतलब अदर स्टेट दे जेई दे भी हाँ वैसा डेफिनेटली हेल्प करेंगे, डेफिनेटली। देखो क्या है, जिस जो भी स्टूडेंट्स अभी एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, या कोई स्टूडेंट अभी पीपीएससी की तैयारी कर रहा है, या कोई सी स्टेट का फोकस कर रहे हो, तो आप ये बात ध्यान में रखें कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जरूर फॉलो करो, क्योंकि जो थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं वो इंजीनियरिंग सर्विसेज अच्छे क्वेश्चंस कहीं नहीं आए हुए हैं। अगर लेटेस्ट आप 10 साल के पेपर भी वो कर लोगे तो आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो उन क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाएंगे। एसएससी जेई के पिछले जो 3 साल रिसेंट जो 3 पेपर हुए हैं सिर्फ वही देखें, क्योंकि उससे पहले एसएससी जेई का बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल नहीं था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अपेयर नहीं करते थे। दोस्तों एसएससी एक बेसिक रूटीन में क्वेश्चन पूछता था, बट पिछले 3 जो पेपर हुए हैं उनमें एक तो नंबर ऑफ सेट ज़्यादा हैं, उसकी वजह से भी कुछ क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे लेवल पूछे गए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पक्का हेल्प करेंगे। और बाकी जिस भी स्टेट का तैयारी कर रहे हो उसके अपने पेपर तो अवेलेबल हैं ही हैं, उनको फॉलो करो। जैसे मैं स्पेसिफिकली पीपीएससी की बात करूँ, लास्ट टाइम भी ऐसा देखा गया है कि ईएससी की जो क्वेश्चन है वो गेट के 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो डिट्टो क्वेश्चन आ गए थे वहाँ पे। तो ऐसा मैं सोच के चलो कि मैं स्टेट की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे को ये क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, जब मेरे को गेट क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, मेरे को ईएससी क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, एसएससी क्वेश्चन लगाने हैं। अब ये देखें कि अगर मेरे को एक टॉपिक मैंने पढ़ना है तो उस टॉपिक की बेटर से बेटर क्वेश्चंस और नंबर ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। बाकी टेस्ट जरूर दें और टेस्ट का एनालिसिस जरूर बनाएं, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो कंटेंट सफिशिएंट है, उस कंटेंट के में जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उनको नोट डाउन करो, उसके क्वेश्चंस के थ्रू उनको प्रैक्टिस करते रहो बार बार, जो है उससे टाइम भी कम कंज्यूम होगा, प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाएगी और सक्सेस की तरफ जल्दी आगे को बढ़ जाओगे। हाँ सर, दूसरी चीज जो बच्चे पूछते हैं टाइम के लिए, जैसे मान लीजिए कि अब 2 महीने बाद आपका पेपर है, आप पूछते हो ना कि सर वो 4 महीने से तैयारी कर रहा है, सर वो जल्दी उसने ज्यादा पढ़ लिया होगा। मान लीजिए वो 4 महीने से रोज 5 घंटे पढ़ाई कर रहा है, 1 महीने में उसने कितना किया, 150 घंटे की। 4 महीने में वो 600 घंटे करेगा, आपके पास 2 महीने हैं, आप 10 घंटे कर लो, हो गया ना, 600 तो आप भी पहुंच गए। क्योंकि जो पहले से पढ़ रहा होगा वो 10 घंटे रोज नहीं पढ़ेगा, बट आप आज आपने शुरू किया है, आपको मेहनत करनी है, आप भी कर लो, आप भी रोज 10 घंटे पढ़ लो, हो गए बराबर टाइम, आप उसके बराबर पहुंच गए, आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। मान के चलिए अगर 2 महीने बाद आपका एसएससी का पेपर है तो आप अभी भी तैयारी अगर शुरू करेंगे तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। हाँ बस यही होगा, आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और हर आदमी आपको यही चीज बताएगा कि आपको टाइम क्या है, ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बस यही मेरा सजेशन रहेगा सारे स्टूडेंट्स के लिए कि आपको टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो आज स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, जिन्होंने पहले से पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, आप उनसे भी कंप्लीट कर सकते हो। कोई सही टाइम स्टार्ट करने का या खत्म करने का कभी नहीं होता है, आप स्टार्ट कीजिए, हो जाएगा। बस हम ये मान के चलते हैं एज ए टीचर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर आगे से बढ़ते हैं। सर टाइम ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ कि मतलब जैसे अगर हम ज़्यादा डेली पढ़ रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा अर्ली पढ़ रहे हैं तो कुछ टाइम तक तो रहता है वो सही, उसके बाद स्ट्रेस होने लग जाता है कि मतलब ज़्यादा टाइम पढ़ के जैसे बर्डन सा फील होने लग जाता है, तो उस टाइम थोड़ा साथ में ब्रेक वगैरह लें या कैसे, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करें? कुछ भी ओवर होगा तो दिक्कत होगी, ब्रेक्स तो ज़रूरी हैं। ब्रेक्स के टाइप्स अलग रख सकते हो। मान लो कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसमें सैचुरेशन आ गई है, सब्जेक्ट चेंज कर लो या एप्टीट्यूड उठा लो, कुछ नहीं आता 1 घंटा बाहर घूमो, कुछ बढ़िया खा पियो, तो आधे घंटे में फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, माइंड फ्रेश हो जाएगा, वापस आके फिर बैठ जाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़ ही ब्रेक लेने लग गए, हफ्ते में एक आध बार थोड़ा थोड़ा। अपनी रूटीन ब्रेक ना होने दें। अगर कहीं पे आपको स्ट्रेस फील होता है, ओवर बर्डन फील हो जाते हो, तो मैं बार बार सारे स्टूडेंट्स को यही समझाता हूँ कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आप एंटरटेनमेंट कर सकते हो। अल्टीमेटली हमारे को बोरियत का फील होती है जब हमारे माइंड को किसी तरह का कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है। तो एंटरटेनमेंट 2 तरह का है कि आप बाहर जाएँ, घूम फिर के आएँ,
अब फिर बाहर जब चले गए और घूम फिर के वापस आने के चांस बहुत कम है, बाहर जाने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो सो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें और ये सोचें कि भाई मैं इसको अवॉइड करूं और किस तरह से मैं अपना टाइम जो है ब्रेक करके उसको जो है मैं एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व करके, तो हाँ ये तो है ही है कि अगर पानी पीना है, खाना खाना है, वो तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो हफ्ते में एक दिन अगर आपने रिलैक्स करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हमारे पास कितना टाइम अभी लेफ्ट है और मेरा एग्ज़ाम कितना मेरे पास है। ये ना हो कि एग्ज़ाम अगले महीने है और ये फॉलो कर रहे हैं, ये उनके लिए जो जो 1 साल 1.5 साल का लेके चल रहे हैं टाइमलाइन, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो सो अगर इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम तो ऐसा करो, इफ़ यू आर लिमिटेड टाइम तो फिर अपने टाइम को उसी तरह से कंस्ट्रेंट करना शुरू करो, सो दैट कि किसी भी तरह का ब्रेकेज ना आए। देखो क्या होता है, हमारा साइकोलॉजिकली इफेक्ट है कि हमें एंटरटेनमेंट में जल्दी खुशी मिलती है, हमारा माइंड हमारा मन ये कहता है एंटरटेनमेंट करते रहो, तो पढ़ाई एक तरह की बोरियत है, ठीक है ना। तो उस बोरियत को मतलब जो फील कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट से बोरियत में आना बहुत मुश्किल है, बोरियत से एंटरटेनमेंट में जाना तो बहुत फील अच्छा लगेगा, यार बहुत छुटकारा होगा, भी अच्छा कर रहे हैं। बट ये है कि जब वापस आने के लिए दोबारा बुक खोलनी पड़ेगी तो इट विल रियली क्रिएट यू लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो वो है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो, ऐसा भी नहीं कि हर वक्त पढ़ते रहो और ऐसा ही नहीं कि भाई एक्सक्यूज लेके बाहर घूमने निकलते रहो, ठीक है। भाई सर ने बोल दिया था, रजत सर ने बोल दिया उनका रैंक 1 था, तो सो हम बाहर घूम सकते हैं, तो वो एक एक प्रोवाइडेड कंडीशंस के अंदर है वो बात, ठीक है। उन प्रोवाइडेड कंडीशंस को फॉलो करें साथ में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसी थी, मतलब इक्वल टाइम दे रहे थे दोनों के लिए या नॉन टेक मतलब इम्पोर्टेंट नोट्स से हो जाता? टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में मेरे को बाकियों का अप्रोच नहीं पता, बट मेरा जो था मैं मोस्टली टेक्निकल में ही रहता था। नॉन टेक में एप्टी ठीक था, बाकी इंग्लिश वगैरह थोड़ी जो आती है कई पेपर्स में वो उसमें वो स्कोरिंग होती है, एप्टी स्कोरिंग होता है। उसके अलावा जो पार्ट है हिस्ट्री कह लो या बाकी जो जीके का था वो मेरा नहीं था स्ट्रॉन्ग, उसमें मैं ज़्यादा टाइम डिनोट भी नहीं किया क्योंकि बाकी सिलेबस ही बहुत हो जाता, तो कह लो कर नहीं पाया या करा नहीं कुछ कह लो। तो ये भी जो है ये डिपेंड करता है एग्जाम टू एग्जाम। अगर आप स्टेट एग्जाम पे हैं तो आपको ज़्यादा जीके नहीं, जो टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं, जैसे पंजाब को बिलोंग करते हैं तो पंजाब के क्वेश्चंस पूछ लें, हिमाचल को हिमाचल को पूछ लेगा, अगर हरियाणा हरियाणा का पूछ लेगा, अदर कोई एग्जाम है तो उसके हिसाब से पूछ लेंगे। बट क्या होता है, अगर इफ़ यू आर गोइंग टू द एसएससी जेई तो वहाँ पे जो मेरिट बनना है तो वो उसमें नॉन टेक्निकल जो है वो भी एक पार्ट रोल प्ले करता है। बट कहीं ना कहीं क्या है कि अगर मैं बात करूँ तो 1/4 ही वो आता है वहाँ पे, तो उसी के हिसाब से उसकी तैयारी करो, उतना ही वेटेज उसको दो जितने उसके मार्क्स हैं पेपर में। ये नहीं कि भाई वो 10% सिलेबस में आ रहा है उसको 90% टाइम डिवोट कर रहे हैं हम लोग। अगर वो 10% आ रहा है तो अपना 10% टाइम जो है वो वहाँ भी डिवोट करो, बाकी 90% जो पोर्शन आ रहा है उसी हिसाब से अपना टाइम डिवोट कर लें। देखो हर एक के सारे जो है टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, कोई बच्चा टेक्निकल में कम नंबर लेके नॉन टेक्निकल में से अपना कवर अप कर लेता है, कोई टेक्निकल में अच्छा है तो नॉन टेक्निकल में थोड़ा खराब कर लेता है। तो ऐसा नहीं है, बट है कि इट शुड बी बैलेंस्ड। तो ये ना हो कि भाई नॉन टेक्निकल बिल्कुल पीछे रह गया, ठीक है, उसमें कुछ नहीं हो पा रहा और टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है। बैलेंस अप्रोच लेके चलो तो उसमें से आपका 100% जो है वो सोल्यूशन निकल जाएगा। रीजनिंग तो हर जगह आनी आनी है, तो रीजनिंग का मैंने बताया है कि उसके लिए जो भी जहाँ भी आपको स्ट्रेस फील होता है, जहाँ भी आपको ओवरलोडेड बर्डन फील हो रहा है, वहाँ पे आप रीजनिंग क्वेश्चन को एंटरटेन कर लो। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो ऐसे जो नॉन टेक्निकल सिलेबस होते हैं उनको एज अ नॉवल की तरह रीड करते रहो। जो करंट अफेयर्स होते हैं वो बेसिकली 2 3 4 मंथ्स के आने होते हैं, तो वो लास्ट में जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उन्हीं क्वेश्चन को फोकस कर लो, मोर देन सफिशिएंट रहेंगे वो। ठीक है सर, ठीक है बच्चे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे लास्ट के 1 2 मंथ रह जाते हैं तो उसके अंदर जो नोट्स हमने बनाए होते हैं और जो भी PYQs होते हैं क्वेश्चंस, उसको आपने किस तरह से मैनेज किया, और जो लास्ट का 1 मंथ ही बच गया या मान लो 2 वीक बच गए तो उसके अंदर आपने किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी, अपने नोट्स के कॉन्सेप्ट्स को कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस को? तो जब एग्ज़ाम आ रहा होता है और टाइम थोड़ा हो जाता है उस वक्त आई थिंक अप्रोच क्वेश्चन की तरफ ही रहनी चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक बार क्लियर हो गए तो हो गए और तुम क्वेश्चंस पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और आई थिंक एग्ज़ाम से पहले जितने ज़्यादा हो सके लगा लो, बहुत बेनिफिशियल है।
सो क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा करो। यही पॉइंट है कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसके बाद अपना इंक्लिनेशन जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ, देन टेस्ट सीरीज की तरफ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज के जब आप इंक्लिनेशन है तो ये ध्यान में रखें कि एनालिसिस करने बहुत जरूरी है कि मेरा कौन सा वीकर सेक्शन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कुछ नया दिखता है, वंस यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम कुछ नया दिख गया, तो वहाँ पे अपने नोट्स को भी साथ साथ में अपडेट कर लो। ठीक है, तो एट द मोमेंट क्या है कि आप ये सोचें कि सुबह एग्जाम है, शाम को हम बैठे हैं, सब कुछ रिवाइज करना है, तो आपकी वो नोट जो हों वो हार्डली अगर लगता है 10 पेजेस के होने चाहिए। इफ़ यू विल बिकम सक्सेसफुल कि वो अपने सारी अपनी जो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी स्ट्रीम आपकी है, उस स्ट्रीम को अगर आपने 10 पेज में कवर कर दिया तो यू विल बी सक्सेसफुल 100%। तो वो ऐसा नहीं होता कि किसी टॉपर के नोट्स फॉलो करें या कुछ भी, अपने नोट्स डेवलप करें और उसी, क्योंकि क्या होता है वो लास्ट मोमेंट में कुछ हिंट्स देने होते हैं। तो हिंट लिखने का मेथड मेरा अपना भी हो सकता है, मैं हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश किसी भी जो भी रीजनल लैंग्वेज है मैं उसमें भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो वो अपने लेवल पे उसको डेवलप करें और ये सोचें कि भाई जितने भी क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बनते जा रहे हैं मतलब उनको मैं अपने नोट्स में अपडेट करता जाऊँ, वन लाइनर्स बनाता जाऊँ बेसिकली। जितने ज़्यादा वन लाइनर सक्सेसफुल बना पाएंगे तो उतने ही ज़्यादा आपका लास्ट में जो है आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो वो कोई वो नहीं है। रजत ने अच्छा बताया, क्वेश्चंस के ऊपर ही फोकस करो। एक बार आप बस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलो, देन आपका फोकस सिर्फ क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस में आप इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चंस करो, गेट के 1 मार्क्स क्वेश्चन करो, एसएससी जेई की क्वेश्चंस करो, बाकी अदर स्टेट के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वहां से क्वेश्चंस करो। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं जो आपके वीकली टेस्ट होते हैं, वो कौन सा क्वेश्चन आपको लास्ट तक याद रहते हैं, उन क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट कर लो एक बार। ठीक है, तो वो इस तरह से क्वेश्चंस का आप जितना भी अच्छी तरह से क्वेश्चन बैंक डेवलप कर सकते हो वो क्वेश्चन बैंक डेवलप करो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर लेते हैं। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे कोई अनदर हर तरह के एग्जाम होते हैं, किसी में एप्टीट्यूड है, किसी में फिजिक्स केमिस्ट्री आ रही है, किसी में कंप्यूटर आ रहा है, तो उस तरह से कैसे करना होगा? हर एग्जाम का अलग पैटर्न है। कभी हम सोचते हैं कि चलो एप्टीट्यूड कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, सिंगल एग्जाम क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरी एग्जाम की तरफ देखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री आ रही है, कंप्यूटर आ रहा है, जैसे रेलवे में है। तो उस तरह से कैसे करना होगा सर? कोई ऐसा कोई फिक्स पैटर्न तो है नहीं हर एग्जाम का, किसी में कुछ है किसी में कुछ है, उसके लिए बताओ सर थोड़ा सा। देखो जो टेक्निकल पार्ट होगा कुछ तो कॉमन ही होगा सबका, वो तो करा ही हुआ। उसके बाद देख लो अपना, पहले तो टारगेट फिक्स कर लो एग्ज़ाम जो आ रहा है कि ये निकालना है, उसका सिलेबस उठा लो। उसके बाद देख लो मेरे पास टाइम कितना है। अगर तो टाइम है अपने ट्रैक से ऑफ होने का कि ये एग्ज़ाम तो निकालना है जैसे मर्जी करके, तो ऑफ हो जाओ, वो प्रिपेयर करके स्पेसिफिकली वो निकाल लो। एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम वेरी करेगा, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दे सकते। फोकस सिंगल ही होना चाहिए। फोकस तो सिंगल ही होना चाहिए ना। हाँ। उस कॉमन का मैं आंसर मेरे को दे देता हूँ। क्या है, देखो क्या होता है कि यूजली जो एग्जाम्स हैं उसमें 80% टेक्निकल ही आता है, जो वेरिएशन होना है वो नॉन टेक्निकल में होना है। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल जैसे किसी में कंप्यूटर के टॉपिक आ जाते हैं तो उसमें देख लो ना, कंप्यूटर 5 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, तो वो 10 में से 10 तो आपको लेके नहीं आने, आपको तो 5 मार्क्स ही लेके आने हैं, मतलब उस टॉपिक के 50% मार्क्स लेके आने हैं। तो उसकी कोशिश ये करो कि एक तो जो सिलेबस उसको चेक करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इफ़ यू फील कि मैं 1 महीने में या 1.5 महीने जो मेरे पास टाइम है इसमें इसकी कुछ प्रैक्टिस कर सकता हूँ, ठीक है, नहीं तो वो 10 नंबर को भूल ही जाओ। ये सोच लो कि ये 10 महीने कहीं और से पूरे करने हैं अपने। ठीक है ना, मैंने वही टेक्निकल में ज़रा टाइम ऑफर करना है। अल्टीमेटली देखो गोल क्या है कि कट ऑफ को क्रॉस करना है। तो एक मेथड ये होता है कि हम ये टेंशन लें कि कट ऑफ बहुत हाई है, मेरी कट ऑफ पास नहीं हो रही। एक मेथड ये होता है कि मैं कट ऑफ को फिक्स कर लूँ दिमाग में और उस कट ऑफ के हिसाब से वर्कआउट करना शुरू कर दूँ। ठीक है, दोस्तों कट ऑफ को देखो कि अगर आपको लगता है कि मैं 80 में से जो है टेक्निकल के सिर्फ 60 मार्क्स लेके आ पा रहा हूँ, उधर में कंप्यूटर पढ़ूंगा 5 नंबर आएंगे, बट मैं टेक्निकल में 1.5 महीने टाइम दूंगा तो 5 नंबर मैं यहीं से ले आऊंगा। क्योंकि यूजली जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स आते हैं उनमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं आता कोई भी। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर भी पास करना है, फिजिक्स भी पास करनी है, जब मैथमेटिक्स भी पास करना है, जो टेक्निकली पास करना है, वो ऑल ओवर लेना होता है हमारे को मार्क्स। तो सो ये वही है कि फोकस की बात ही चल रही है कि फोकस एक जगह होगा। तो फोकस वो एक एग्जाम जो है मतलब वो टेक्निकल मेन फोकस रखो, नॉन टेक्निकल वेरिएशन में है, जीके जनरल कॉमन है, उसके अलावा जो आपका ये कंप्यूटर है, फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, ये सर्टन क्वेश्चंस ही आते हैं। वैसे थोड़ी बेसिक नॉलेज भी होगी तो बिना पढ़े भी मेरे को लगता है कंप्यूटर के 2 या 3 रैम क्या था, रोम क्या था, कीबोर्ड एक्सटर्नल डिवाइस है, इंटरनल डिवाइस, ऐसे क्वेश्चंस ही होते हैं। तो वो बड़े आराम से जो है वो करे जा सकते हैं।
ठीक है जी। हाँ जी, किसी और का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਓਕਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਕੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੀਡੀਓਕਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਜਾਂ ਡੀਪ ਕੋਰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਲੈਵਲਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਈਜ਼ੀ, ਮੀਡੀਓਕਰ ਤੇ ਹਾਰਡ ਵਾਲੇ, ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੀਡੀਓਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਕਿੰਗ ਹੋਣ, ਉਹ ਲਾਸਟ 'ਚ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣੇ ਹੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। सो बिल्कुल सही रजत ने गल कही है कि देखो 20% पेपर ऐसा बनेगा ही बनेगा जो पेपर आपको सिर्फ अपने फोकस से, गोल से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। कि स्टूडेंट क्या है, हर टॉपिक में ऐसा नहीं कि जो टॉपिक जो आपने पढ़ा उसमें से नहीं होगा। कोई भी टॉपिक आप पढ़ के जाओगे तो उस टॉपिक के 100% क्वेश्चन तो वहाँ सॉल्व होने नहीं, वही 90-95% का रेशो होता है। एक क्वेश्चन आपको आपके फेवरेट टॉपिक में उससे मिल जाता है वहाँ पे, और आप उसी को पिक करके बैठ जाते हो, नहीं नहीं ये तो मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने इस टॉपिक को बहुत फोकस करा, तो ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हो रहा, तो वहाँ हम ईगो लेके बैठ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे रजत ने बताया कि हमारे को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो मेनली मेरा भी ये मानना है कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जिसका लेवल हाई है, लो है, बिलो है, अप है। मेनली बस ये है कि अपने कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लो। कॉन्सेप्ट्स अगर अपने फोकस कर लोगे तो 100% जो है वो आपका गोल जो है वो अचीव हो पाएगा, और उसकी तरफ आप जो है वो रीच कर पाओगे 100%। तो मेनली यही फोकस रहता है कि हम लोग गोल ना, अपना गोल भूल के हम टॉपिक्स की बाइफिकेशंस में चले जाते हैं और टॉपिक्स को कैटेगराइज करने बैठ जाते हैं। फर्स्ट जो गोल होना चाहिए सिलेबस करने के ऊपर होना चाहिए। देन सेकंड गोल की जिस एग्जाम को आपने अपीयर करना उसका सिलेबस गो थ्रू करो, फिर देखो कि जो मैंने पढ़ा हुआ है वो उसके साथ कितना मैच करता है, कितने परसेंट मैच करता है, तो मैं उसमें से कितनी मेरे को और एक्स्ट्रा एफर्ट देने की रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से तैयारी करो तो 100% जो है वो एग्जाम निकल जाता है। एग्जाम तो देखो बच्चों को पास करने के लिए बनाए जाते हैं, कभी भी एग्जाम ऐसे इसलिए डिजाइन नहीं करे जाते किसी को फेल करना है, ठीक है। तो अगर इस टेंडेंसी से बनाए जाए कि किसी को फेल करना है तो फिर आई थिंक कि कोई बच्चा ही पेपर पास ही ना कर पाए। जो रजत का रैंक 1 आया, अगर इसका एग्जाम इस तरह सेट होता कि ना हो पाए तो शायद रजत से भी ना हो पाता पेपर बोला। सो कोई भी एग्जाम इस टेंडेंसी से नहीं बनाया जाता। सो आप बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं, जो एवरेज चीज़ें हैं, बीइंग इंजीनियर जो पता होना चाहिए, जिसके लिए सोचना ना पड़े, वैसे कॉन्सेप्ट जो आपको हमेशा रेडी टू रीड होने चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ सेल्फ नोट से बनेगी, बिना नोट्स के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप सोचेंगे कि आपने अगर एक स्वेट की 4 बुक्स पढ़ ली, 3 बुक्स पढ़ ली, 2 बुक्स पढ़ ली और उसके बाद वो सारी सारी बुक्स आपको रिटेन रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। उन बुक्स में से आप क्रक्स क्या निकाल सकते हो और उसमें से अपने नोट्स को कैसे बाइफिकेट कर सकते हो, वो मेनली यही टास्क है बस। एक जो स्टूडेंट रहता है, जो एक एस्पिरेंट होता है, उसकी जो जर्नी होती है वो सिर्फ कंटेंट को फॉर्म करने की होती है। अगर आपने सही टाइम पे सही ढंग से कंटेंट फॉर्म कर लिया तो मेरे को ये लगता है कि वो स्टूडेंट जो है अपना जो है एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है। तो इसके लिए मेरे को लगता है बेटर जो है थोड़ा और आपको जो है रजत बता पाएगा चीज़ को लेके। ਸਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਉਹੀ ਸਰ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट। सो बहुत अच्छा लगा रजत आप आए, स्पेशल आपने टाइम निकाला, और उस टाइम में से क्योंकि आपका तो बहुत कीमती टाइम है अभी, तो उस टाइम में से अपने कुछ अपने आवर जो हैं वो इन बच्चों को दिए। क्योंकि क्या रहता है कि मेरा ये जो पर्पज़ है ऑफिसर जो एस्पिरेंट टू ऑफिसर मैं सीरीज चला रहा हूँ, क्योंकि हर कोई पहले एस्पिरेंट ही होता है बाद में ऑफिसर बनता है।
तो एस्पिरेंट से ऑफिसर की जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस ये जर्नी जो है कंसिस्टेंसी मांगती है और डिटर्मिनेशन मांगती है। कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन और फोकस अपने आप को कर लेंगे तो आप भी एक दिन जो है रजत की तरह जो है एक ऑफिसर गस्टेड पोजीशन पे बैठे होंगे। तो जैसे हमें रजत के लिए आज प्राउड होता है तो आपके लिए भी कल को हमें ऐसे ही प्राउड होगा। तो सो एक छोटा सा गिफ्ट भी था। हाँ जी प्लीज। सर जैसा आपने बोला एस्पिरेंट टू ऑफिसर, इसमें आप एक चीज समझ सकते हो, ए सबसे पहले आता है, ओ बाद में आता है। ए से ओ जाने के लिए कंसिस्टेंसी सी है, डिटर्मिनेशन डी है और फोकस एफ है। तो बीच में आपको ये चीजें देनी पड़ेगी, मान के चलिए एक अच्छा हम यहाँ से समझ सकते हैं कि बीच में आपको ये चीजें देनी पड़ेगी तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे, ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो थोड़ी सी सारी चीजों को साइड रखिए, थोड़े दिन मेहनत कीजिए, उसके बाद बिल्कुल आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बनोगे और उससे भी ऊपर जा सकते हो, ठीक है सर। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा। ये लास्ट बहुत मोटिवेशनल लाइन थी कि भाई जब तक ये कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन, फोकस नहीं रहेगा तब तक हम एक्सपीरियंस ऑफिसर की जर्नी जो है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सो आई होप कि आप सारे स्टूडेंट जो हैं वो जो गाइडलाइंस आपको दी गई हैं, जो बातें आपको बताई गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए फॉलो करेंगे। तो जो रजत ने फुटप्रिंट्स बनाए हैं उन फुटप्रिंट्स को ही सर कॉपी कर लो तो मेरे को लगता है तो भी आप अच्छी तरह से जो है वो कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो हमने एक छोटा सा गिफ्ट जो है वो रजत के लिए रखा था। तो सो आई वुड लाइक टू हैंड ओवर हिम। सो हम ईसीजी की तरफ से जितने भी हमारे टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, उनके लिए हम वॉच गिफ्ट करते हैं। तो वॉच गिफ्ट करने का भी हमारा एक पर्पज है कि हम ये चाहते हैं कि इनका टाइम अब आने वाली पूरी जिंदगी में अच्छा ही रहे। ठीक है जी, तो हम यही चाहते हैं बस। तो लास्ट में रजत कुछ एक दो बातें आप कहना चाहेंगे बच्चों को? बस पॉजिटिव रहो, करते रहो, लगे रहो, हो जाएगा। तो लगे रहो, बस लगे रहो। ठीक है जी, तो अगली जो है वो डिस्कशन में मिलेंगे। तो मेरी ये कोशिश है कि जो भी स्टूडेंट इस टाइम पे अच्छे डिपार्टमेंट्स में अच्छी पोजीशन पे अच्छा रैंक लेके बैठे हैं तो हम उनके साथ आपकी इंटरेक्शन करवा सकें, लाइव इंटरेक्शन में आपको सीखने को मिले। और सबसे बड़ी बात है कि एक आपको गोल सेट होता है, एक आपको मोटिवेशन मिलता है कि अगर रजत कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।